स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको IIT जैम 2017 के इंटीग्रल कैलकुलस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस, इसके अंदर डबल इंटीग्रेशन से IIT जैम में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो IIT जैम 2017 में भी पूछे गए थे। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में हमें डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो जब भी आपको डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए बोले तो हम सबसे पहले इनर इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं। तो जो हमारा इनर इंटीग्रल है उसमें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है y। तो आप अगर साइन वाई स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो ये आपके लिए इजी टास्क नहीं है। तो आप यहाँ पर चेंज ऑफ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट लगाओगे। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसका क्या मतलब है? देखो, यहाँ पर आप सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, फिर x के रेस्पेक्ट में। अब इसका ऑर्डर चेंज कर दो, पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, फिर y के रेस्पेक्ट में। तो जब भी हम चेंज ऑफ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमें सबसे पहले हमारे रीजन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखो, आपकी जो x की लिमिट्स है वो 0 से लेकर 1 है और आपकी y की लोअर लिमिट क्या है? x। तो y इक्वल टू x ये आपकी लोअर लिमिट है। अपर लिमिट क्या है? y इक्वल टू 1। सिंपल। तो अब देखो, अब हम हमारा रीजन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। अब x को हमें 0 से लेकर 1 के बीच में रखना है। तो ये मेरा x बराबर 0, ये मेरा x बराबर 1। y की लोअर लिमिट क्या है? y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x लाइन कैसे बनती है? ऐसे। ये तो बहुत सिंपल है। और जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y भी आपका कितना होगा? 1। तो ये 1,1 पॉइंट हो जाएगा आपका। अब आप देखो फ्रेंड्स कि y इक्वल टू 1 ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी x एक्सिस के पैरेलल। तो ये मेरी लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा 0,1। अब आप यहाँ पर देखो, बाहर क्या लिखा हुआ है? x। अगर बाहर x लिखा हुआ है तो फ्रेंड्स मैं y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन डालूंगा। ठीक है, इस लाइन पर क्या होगा? मेरा x कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब आप देखो, फिक्स x की वैल्यू के लिए आपका y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? x से लेकर 1। ठीक है, तो आप देखो, फिक्स x की वैल्यू के लिए y कहां से कहां तक वेरी करेगा? x से लेकर 1। तो y बराबर x आपका ये रहा। आप यहां से क्या करो? एंट्री। तो y बराबर x से एंट्री करो, एग्जिट कहां से करो? y बराबर 1 से। और आपको 0 से 1 के बीच में रहना है। तो यहां से एंट्री, यहां से एग्जिट। तो आप देख सकते हो कि आपका ये वाला जो रीजन है ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिंपल। अब हम क्या करते हैं? अब हम ऑर्डर चेंज करेंगे हमारे इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैं लिखता हूँ डबल इंटीग्रेशन साइन वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। सिंपल। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखो कि अब मैं लाइन ऐसे डालूंगा। अब मैंने लाइन ऐसे क्यों डाली? क्योंकि मैंने बाहर क्या लिखा हुआ है? y। तो अगर मैंने बाहर y लिखा हुआ है तो देखो, अब यहाँ पर y की वैल्यू फिक्स होगी इस लाइन पर। तो फिक्स y की वैल्यू के लिए मुझे देखना है x कहां से लेकर कहां तक होगा। तो सबसे पहले तो आउटर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? y। अब y की लिमिट्स क्या होंगी? न्यूमेरिकल। तो y आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रहा है हमारे रीजन में। इस लाइन को मैं 0 से लेकर 1 तक वेरी करा दूंगा तो मेरा पूरा रीजन कवर हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर 1। जब आपकी y की वैल्यू फिक्स है तो आप अपने रीजन में कहां से एंटर कर रहे हो? तो y एक्सिस से। ठीक है, y एक्सिस पर x कितना होता है? 0। और आप एग्जिट कहां से कर रहे हो? इस वाली लाइन से एग्जिट कर रहे हो जो आपकी y इक्वल टू एक्स लाइन थी। तो y इक्वल टू एक्स लाइन पर x की वैल्यू कितनी है? y। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी? y। तो ये आपने फ्रेंड्स क्या कर दिया? ऑर्डर चेंज कर दिया। अब तो बस हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन है जिसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है? x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो साइन वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। तो साइन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? देखो, k का इंटीग्रेशन क्या होता है? x के रेस्पेक्ट में kx। अगर k आपका कांस्टेंट है तो इस बार k का रोल कौन प्ले कर रहा है? साइन वाई स्क्वायर। तो साइन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन वाई स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय एक्स, और एक्स की जो लिमिट्स हैं 0 से लेकर वाई, और आउटर इंटीग्रल तो एज इट इज 0 to 1 dy सिंपल। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर रखेंगे। तो आप देख सकते हो इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, एक बार x की जगह y रखा तो y माइनस 0 आपका कितना हो गया y, ठीक है। तो साइन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको साइन वाई स्क्वायर को यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ y टाइम साइन वाई स्क्वायर, बिकॉज फ्रेंड साइन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y लिखता तो एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी जल्दी जल्दी में साइन वाई क्यूब लिख देते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है, इसलिए मैंने इसको y टाइम साइन वाई स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अब तो हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप वाई स्क्वायर को t के इक्वल पुट कर दो तो आपका जो 2y dy है वो dt के इक्वल हो जाएगा, तो आपका जो y dy है वो dt अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, देखो साइन वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका साइन t, ठीक है। y dy आपका क्या हो जाएगा dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 को बाहर लिख लो। अब देखो जब y की वैल्यू 0 है तो t भी 0 आएगा, y की वैल्यू 1 है तो t भी 1 आएगा, ठीक है। अब बस आपको इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करके लिखना है। तो 1/2 साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का cos t, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 1, तो माइनस को आप आगे ले लो माइनस 1/2 cos 1 माइनस का cos 0 की वैल्यू तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1/2 cos 1 -1। अब आप माइनस को अंदर ले जाओ तो 1 माइनस cos 1 अपॉन 2, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो ये हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था और ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड था। अब यहाँ पर देखो आपको वैल्यू दी गई है लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिट इंटीग्रेशन 0 से लेकर t e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2। तब आपसे बोल रहा है कि आप हमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करके बताओ, यानी कि लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिट इंटीग्रेशन 0 से लेकर t एक्स स्क्वायर टाइम सी की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर t एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करोगे, अब हम प्रोडक्ट रूल लगाने की सोचेंगे। u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम क्या करते हैं जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है, जैसे सपोज करो u फर्स्ट फंक्शन है v सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को इंटीग्रेट करो और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपने फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर को रख दिया और सेकंड e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को रख दिया तो इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। बट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हमारे लिए इजी टास्क नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम रिवर्स ऑर्डर में करके देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ और इसको सेकंड फंक्शन ले लेता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, फर्स्ट तो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा x³ और फाइनली मेरे को लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से लेकर t। बट अब देखना फ्रेंड्स जो आगे वाली टर्म है ना वो कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, कैसे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर समथिंग। अब समथिंग का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखो, ठीक है। तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट, सेकंड को इंटीग्रेट, सेकंड को इंटीग्रेट किया तो आपका क्या बना x³/3। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो x की पावर है वो कितनी हो जाएगी 4, तो माइनस का 2 टाइम्स x की पावर 4। अब यहाँ पर अगर x की पावर 4 की जगह केवल हमारे पास x होता तो हमारे लिए बहुत इजी होता क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को t रख देते, बट हमारे पास x की पावर 4 है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा और यहाँ से ये इजीली सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए हम इस अप्रोच को भी हटाएंगे। अब ये आपके लिए होमवर्क है कि आगे ये इजीली सॉल्व क्यों नहीं होगा, आप करके देखना, ये इतनी आसानी से नहीं होगा। तो हम यहाँ पर एक ट्रिक अपनाते हैं फ्रेंड्स, तो एग्जाम में ये ट्रिक्स आपको
बहुत जल्दी से सोचनी है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इंटीग्रेशन 0 से लेकर t एक्स स्क्वायर टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस फंक्शन को आप ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन x, अब मल्टीप्लाई में लिखो x टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इससे क्या फायदा हुआ फ्रेंड्स, देखो x टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर को t के इक्वल पुट करो तो आपका जो 2x dx है वो dt के इक्वल हो जाएगा, तो आपका जो x dx है वो dt अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन आप कैसे लिख दोगे, इंटीग्रेशन x dx को आप लिख दो dt अपॉन 2 और e की पावर माइनस टी, ठीक है। e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन 2 आगे था तो उसको आगे लिख दो। अब t को किससे रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यानी कि आप एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है वो आया आपका माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बस अब आपका ये जो क्वेश्चन है ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप क्या करो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देखो फर्स्ट को एज इट इज, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड मानो, ठीक है। तो फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x टाइम्स e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन है माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट रखेंगे हम 0 से लेकर t तक, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड को इंटीग्रेट करो, सेकंड का इंटीग्रेशन ये रहा, तो माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इस पूरे का फिर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, ये सिंपल प्रोडक्ट रूल है dx, ठीक है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स है हमारी 0 से लेकर t। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि अल्टीमेटली हमें क्या करना था, देखो ये हमारी इसकी वैल्यू है, इंटीग्रेशन 0 टू टी की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर क्या लगा दो, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिट, ठीक है। तो इस पूरे में भी क्या लग जाएगा, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिट। तो अब दोनों क्वांटिटीज को अलग अलग करके लिख लो जो आपकी राइट हैंड साइड में आपको गिवन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो आप लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिट माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 0 से लेकर t तक, प्लस लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिट इंटीग्रेशन 0 से लेकर t e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों लिख पाया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सिंपल। अब देखो कि इसकी जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है क्या, हाँ बिल्कुल दे रखी है। कैसे, देखो 1/2 को आप बाहर लेके आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर। अब हम लिमिट की प्रॉपर्टी को यूज करके इस 1/2 को कंप्लीटली आउटसाइड ले सकते हैं और लिमिट को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है अंडर रूट पाई अपॉन 2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट पाई अपॉन 2 प्लस, अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स आप, अब जब आप इसको इस तरीके से लिखो लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिट, अब x की जगह t रखो तो माइनस का t मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस टी स्क्वायर माइनस, अब जब आप x को 0 रखोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका आंसर क्या हो गया, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिट माइनस का t अपॉन e की पावर टी स्क्वायर, सिंपल, प्लस का अंडर रूट पाई अपॉन 4। अब यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, ठीक है। ये इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट फॉर्म बन रही है क्योंकि टी को इन्फिनिटी पर भेजोगे तो ये इन्फिनिटी हो रहा है और ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, तो माइनस का 1 अपॉन e की पावर t स्क्वायर को t के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e की पावर समथिंग, ठीक है। आप समथिंग को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई में लिखो, प्लस का अंडर रूट पाई अपॉन 4 तो मेरा एज इट इज आ जाएगा, सिंपल। अब यहां से देखो आप इसको लिख सकते हो आप, अब जब आप t को इनफिनिट पर भेजोगे
तो ये कहाँ पर जाएगा 2 इंटू टी, इन्फिनिटी पर ई की पावर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या होगा इन्फिनिटी, तो -1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 0 प्लस अंडर रूट पाई अपॉन 4। तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट पाई अपॉन 4। हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो आप सरफेस एरिया कैसे निकालते हो फ्रेंड्स, अगर आपको z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई सरफेस दी हुई हो, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स डी वाई, सिंपल। और आपका जो डी है यहाँ पर वो होता है हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स वाई प्लेन पर जो हमारी सरफेस है उसका प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई का काम कौन कर रहा है एक्स वाई अपॉन 3, और एक्स वाई प्लेन पर जो प्रोजेक्शन है वो आपको ये दिखाई दे रहा है। एक्स वाई प्लेन पर ये डिस्क होगा और 3D के अंदर ये सिलेंडर होगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सरफेस इंटरसेप्टेड बाय द सिलेंडर दिस, ठीक है। तो 3D में ये आपको विजुअलाइज करवा के अगर मैं इसको बताऊं, तो जैसे सपोज करो ये आपकी कोई सरफेस है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और आपका ये डिस्क है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ये डिस्क है, बट 3D में ये क्या है सिलेंडर। तो अब ये कौन सा वाला एरिया इंटरसेप्ट कर रहा है हमारा, देखो ये वाला आपका इंटरसेप्टिंग है सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये वाला। तो ये हमें सरफेस एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये इसका 3D व्यू था इस क्वेश्चन का। तो अब हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि आपका जो डेल जेड ओवर डेल एक्स है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो a बराबर डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, अब डेल जेड ओवर डेल एक्स जब आप निकालोगे फ्रेंड्स तो वो क्या आएगा y अपॉन 3 तो कांस्टेंट हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो 1 प्लस वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई आपका क्या आएगा, यहाँ से देखो आप कि x अपॉन 3 कांस्टेंट हो गया, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो डेल जेड ओवर डेल वाई x अपॉन 3 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर लिखो फ्रेंड्स आप dx dy, सिंपल, और d हमारा क्या है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ, सॉरी, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 हमें गिवन है। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि a बराबर आप लिख सकते हो डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 9 dx dy ओवर द रीजन d, सिंपल। अब फ्रेंड्स आप देखो जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की टर्म्स दिखें, ठीक है, यहाँ भी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो आप अपने डबल इंटीग्रेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दो। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर रखेंगे, जो हमारा डी एक्स डी वाई है उसको आर डी थीटा लिखेंगे, और जो हमारा एक्स है उसको आर कॉस थीटा लिखेंगे, और जो हमारा वाई है उसको हम आर साइन थीटा लिखेंगे। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन डी, अब डी क्या है हमारा पोलर में है, ठीक है, तो अंडर रूट 1 प्लस 9 मैंने एलसीएम लिया, तो ऊपर क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसको मैंने लिख दिया आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई को लिख दिया आर डी थीटा, ठीक है। अभी हम लिमिट्स भी रख देंगे फ्रेंड्स, वो बहुत इजी टास्क है। तो ए बराबर डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 9 आप क्या ले लो एलसीएम, तो 9 प्लस आर डी थीटा ओवर द डोमेन डी, ठीक है। अब हम अगली से अगली स्टेप में लिमिट्स रख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो कि आप रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करो। आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपको पता है सर्कल है, सॉरी डिस्क है एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, ये आपका सर्कल होगा, सिंपल, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कितने रेडियस का 4 रेडियस का, ठीक है। एग्जाम में गलती में हम 16 रेडियस कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और फ्रेंड्स अगर 2 मार्क का क्वेश्चन गलत हुआ तो नेगेटिव में कितना जाएगा 2.33, और आईआईटी में रैंक में बहुत ही ज़्यादा फर्क डालता है, तो आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी।
अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 क्या होगा आपका, ये अंदर वाला पार्ट पूरा सिंपल, ठीक है। अब लिमिट्स कैसे रखोगे आप, अब देखो लिमिट्स हम कैसे रखेंगे, जब भी आपको पूरा डिस्क गिवन हो तो थीटा तो आपका 0 से 2 पाई होगा, बट फिर भी हम तरीका देख लेते हैं। ये ओरिजिन है आपका, ओरिजिन से आप क्या डालो, एक रे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू फिक्स है, जब आप थीटा की वैल्यू फिक्स कर रहे हो तो आपका आर, आर मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, वो 0 से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा है, लास्ट यहाँ तक। यहाँ पर क्या है, देखो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, यानी आर स्क्वायर बराबर 16, यानी आर बराबर 4। तो जो आपका आर है वो 0 से लेकर 4 वेरी कर रहा है, और थीटा, अब आप इस पूरे को घुमा दो तो आपका पूरा डिस्क कवर हो जाएगा, यानी थीटा आपका 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी कर रहा है, सिंपल। तो अब आप यहाँ पर एरिया लिख सकते हो, तो जो आपका एरिया है वो क्या हो जाएगा, देखो 1/√9 कितना होता है, 3, तो 1/3 को तो मैंने लिख दिया बाहर, 0 से लेकर 2 पाई और 0 से लेकर 4 √9 प्लस आर स्क्वायर आर डी आर डी थीटा, सिंपल। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इनर इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे। अब हमारा इनर इंटीग्रल कौन सा है, देखो ये वाला है हमारा इनर इंटीग्रल, ठीक है। तो a बराबर 1/3 एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एज इट इज। अब आप क्या करो, 9 प्लस आर स्क्वायर, इसको t के इक्वल रख दो, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, 2r dr बराबर dt, इसको डिफरेंशिएट करा, ठीक है, सिंपल। तो आपका जो आर डी आर है वो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टू, तो आर डी आर को क्या लिख दो, डी टी अपॉन टू, √9 प्लस आर स्क्वायर मेरा कितना हो गया, √t, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है आपको, यहाँ पर लिख दो आप लास्ट में डी थीटा, ठीक है, क्योंकि थीटा की लिमिट तो 0 से 2 पाई है। अब जब आप r को 0 रखोगे तो t हमारा 9 हो जाएगा, r को जब आप 4 रखोगे तो 9 प्लस 16 25, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। तो यानी कि अब आप देखो, अब आपका एरिया किस तरीके से हो जाएगा, a बराबर 1/6, ठीक है, इस 1/2 को मैं बाहर ले गया, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ये तो एज इट इज है, √t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब t की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 9 से लेकर 25 मल्टीप्लाई बाय डी थीटा। तो यानी कि अब आप यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स कि a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/6, और ये 1/3/2 यानी कि 2/3, तो 2/3 हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई। अब t की पावर 3/2 है, ठीक है, यहाँ पर लिमिट्स रख दो, t की वैल्यू 25 रखो, तो 25 की पावर 3/2 माइनस 9 की पावर 3/2, सिंपल, और मल्टीप्लाई बाय डी थीटा। अब ये तो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, तो 0 से लेकर 2 पाई इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे कांस्टेंट में केवल 2 पाई मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मेरा एरिया ए क्या हो जाएगा, अब देखो 2 से इसे कैंसिल कर दिया तो 3 टाइम्स हो गया, तो 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, सॉरी, अब इंटीग्रेशन तो मैंने कर ही दिया, कांस्टेंट टाइम्स 2 थीटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 25 की पावर 3/2 माइनस 9 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स आप कि a बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 पाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 3/2, मतलब 25 की पावर 1/2 का क्यूब माइनस 9 की पावर 3/2, मतलब 9 की पावर 1/2 का क्यूब। तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि a आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 9, 25 की पावर 1/2 यानी कि 5, 5 की पावर 3 कितना होता है आपका 125, माइनस 9 की पावर 1/2 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27। तो 125 में से आप फ्रेंड्स 27 माइनस करोगे तो आपका आएगा 98। तो एरिया आ जाएगा आपका 2 पाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 98, यानी कि 198 पाई बाय 9। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से ये होगा आपका 196 पाई बाय 9। तो 9 को जब आप डिवाइड करोगे 196, तो ये कितना आएगा, 9 2 जा 18, 1 6, 9 1 जा 9, 7, तो यहाँ पर 21 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यानी कि ये 20 पाई से तो ज्यादा होगा, और 22 पाई से क्या होगा आपका, कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट करना है। तो जब आपको सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट करना हो फ्रेंड्स, तो आप एक बार टेलीस्कोपिंग सम के बारे में जरूर सोचें। टेलीस्कोपिंग सम का क्या मतलब होता है, आपकी जो टर्म्स है वो कैंसिल होती चली जाती हैं समेशन में। तो यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन है समेशन n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी tan इनवर्स 2 अपॉन एन स्क्वायर। अब आप 2 अपॉन एन स्क्वायर को किस तरीके से लिखो, समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स, आप क्या करो एन स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1, 2 को एज इट इज रहने दो। अब हम देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं, समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 को लिख दो n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, सिंपल। अब आप 2 को किससे रिप्लेस कर दो, n प्लस 1 माइनस n माइनस 1, तो ये आपका 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, tan इनवर्स का मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये आपका किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो a का रोल कौन प्ले कर रहा है, n प्लस 1, और आपका जो b का रोल है कौन प्ले कर रहा है, n माइनस 1, सिंपल। तो ये हमारा हो जाएगा समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1। अब आप क्या करो फ्रेंड्स, जो ये आपकी सीरीज है इसको लिमिट फॉर्म में लिख दो। लिमिट फॉर्म में लिखने से क्या होगा, हम हमारा आंसर इजीली इवेल्युएट कर पाएंगे। तो आप लिख दो इसको इक्वल्स टू लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिट समेशन k बराबर 1 टू n। देखो हमें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक समेशन करना है, मैं क्या कर रहा हूँ 1 से लेकर n तक सम कर रहा हूँ और n को इन्फिनिटी पे भेज रहा हूँ, तो बात तो वही पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो tan इनवर्स k प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स k माइनस 1, ठीक है। अब इंडेक्सिंग में k है तो इसलिए मैंने यहाँ पर k लिख दिया, आपको जो इंडेक्सिंग अच्छी लगे आप उससे कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, मैं 3-3 के पेयर बनाऊंगा ताकि मुझे विजुलाइज करने में ये क्वेश्चन इजी हो। तो लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो मेरा एज इट इज आएगा। अब सबसे पहले क्या करो, k की वैल्यू 1 रखो, तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है, प्लस k की वैल्यू, सबसे पहले आपने k की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, उसके बाद आप क्या करो k की वैल्यू 2 रखो, तो tan इनवर्स 3 माइनस का tan इनवर्स 1, सिंपल। अब आप क्या करो k की वैल्यू 3 रखो, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2। अब आप क्या करो k की वैल्यू 4 रखो, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। अब आप यहाँ से विजुलाइज कर पाओगे, देखो जो फर्स्ट वाली टर्म है वो नेक्स्ट से नेक्स्ट टर्म, देखो नेक्स्ट से नेक्स्ट टर्म में जो लास्ट है उससे कैंसिल होती है, ठीक है। तो tan इनवर्स 2 इससे कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 3 किससे कैंसिल होगा, इसके बाद से बाद वाली टर्म में जो लास्ट है, ठीक है, इस तरीके से। तो माइनस का tan इनवर्स 0, ये तो 0 हो ही गया। इसी तरीके से आप देखोगे tan इनवर्स 4, ये किससे कैंसिल होगा, इसके बाद एक और टर्म आएगी हमारी, क्या आएगी, tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 4। तो इस तरीके से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं लिखता हूं जो हमारी लास्ट से 3 टर्म्स है, हमारा समेशन कहां से कहां तक रन कर रहा था, आप देख सकते हो k बराबर 1 से लेकर n तक। तो अब मैं यहाँ पर nth टर्म लिखता हूं, तो आप nth टर्म कैसे लिखोगे फ्रेंड्स, आपको अगर nth टर्म लिखनी है तो tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस का tan इनवर्स n माइनस 1, सिंपल। अब n माइनस 1th टर्म कैसे लिखोगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगी tan इनवर्स n माइनस का tan इनवर्स n माइनस 2, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि हम समेशन कर रहे हैं। ये n माइनस 1th टर्म है, k की जगह आपने n माइनस 1 रख दिया तो आपको ये मिल जाएगा। अब n माइनस 2th टर्म अगर आप लिखना चाहो तो tan इनवर्स n माइनस 1 माइनस का tan इनवर्स n माइनस 3। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका ये वाली जो टर्म है यहाँ पर tan इनवर्स n प्लस 1 और tan इनवर्स n माइनस 1, इसमें आपकी कौन सी टर्म कैंसिल होगी, ये जो tan इनवर्स n माइनस 1 है इससे आप ये वाली टर्म कैंसिल कर दोगे, ठीक है। आपकी ये वाली जो टर्म है n प्लस 1,
ये किसी से भी कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि n+1 को कैंसिल करने के लिए माइनस का tan इनवर्स n+1 चाहिए। बट वो कैसे आएगा, हमें इसके बाद एक और टर्म लिखनी पड़ेगी और उसके बाद एक और, बट हम इसके बाद एक भी टर्म नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स आप कि क्या आपका tan इनवर्स n कैंसिल हो पाएगा, tan इनवर्स n भी कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद एक टर्म तो है ही और इसके बाद एक और लिखनी पड़ेगी, वो पॉसिबल नहीं है। बट आपका जो tan इनवर्स n-2 है वो कैंसिल हो जाएगा, किससे, इसके पीछे से पीछे वाली टर्म से, तो इसके लास्ट वाली टर्म ये है, अब इससे लास्ट जो यहाँ पर टर्म होगी एक और उससे कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स n-2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास tan इनवर्स n+1 बचेगा और tan इनवर्स n बचेगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में बचा था tan इनवर्स 1। तो बस यही आपको ध्यान करने वाली बात है यहाँ पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि हमारा ये क्या हो गया, लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, माइनस का tan इनवर्स 1 तो स्टार्टिंग में बच गया था, प्लस का tan इनवर्स n और प्लस का tan इनवर्स n+1, ये आपका बाद में बच गया। ठीक है, अब आप देखो फ्रेंड्स कि ये तो मुझे पता है माइनस का π/4 होता है, तो लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस का tan इनवर्स 1 प्लस लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी tan इनवर्स n प्लस का लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी tan इनवर्स n+1। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बची है बस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि माइनस का tan इनवर्स 1, इसको लिख दो आप माइनस का π/4, n तो है ही नहीं तो यहाँ पर डायरेक्टली माइनस π/4 आ जाएगा, प्लस जब आपका n इंफिनिटी पर जाएगा तो tan इनवर्स इंफिनिटी हम क्या लिखते हैं π/2, प्लस का इसी तरीके से आप यहाँ पर n को इंफिनिटी पर भेजोगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी π/2, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका पाई माइनस π/4, यानी कि आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा 3π/4। तो ये आपका इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है और एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड आपको किस तरीके से गिवन है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन आर क्यूब। ठीक है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, मतलब ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो ये सेटिस्फाई करें, यानी कि हमारी z की वैल्यू 0 से x हो, y की वैल्यू 0 से 2/x हो और x की वैल्यू 1 से लेकर 2 हो। फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आप जहां भी इसका सॉल्यूशन देखोगे, इसको लोग डायरेक्ट लिमिट रख के आपको सॉल्व करवा देते हैं, लेकिन मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा, बिकॉज एग्जामिनर अगर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दे दे तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। और फ्रेंड्स वॉल्यूम के ऊपर तो आईआईटी जैम में हर बार क्वेश्चन आता है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आप देखो कि जब आप ट्रिपल इंटीग्रल में आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन सबसे पहले z लिख रहे हो, ठीक है, उसके बाद लिख रहे हो yx, तो आप 3D में किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करोगे। फ्रेंड्स मैं आपको इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद एक एक्सरसाइज भी दूंगा, वो आप सॉल्व करना और एक्सरसाइज का मैं हिंट भी आपको दूंगा। ठीक है, अब देखो z की लोअर लिमिट क्या है 0, तो z बराबर 0 का मतलब होता है हमारा xy प्लेन, तो आप xy प्लेन को ड्रॉ कर लो, तो ये है हमारा z बराबर 0। अब देखो फ्रेंड्स z बराबर x, ये हमारी अपर लिमिट है, तो z बराबर x, zx प्लेन में तो एक लाइन होती है बट y के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप अगर इस लाइन को y एक्सिस के अलोंग मूव कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका प्लेन। ठीक है, तो ये मेरा z बराबर x प्लेन बन गया। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो z बराबर 0 प्लेन है और z बराबर x प्लेन है, इन दोनों के बीच का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और किस प्रोजेक्शन के ऊपर फाइंड आउट करना है, ये देखो एक्स वाई प्लेन में ये आपको प्रोजेक्शन दे रखा है। आप चाहो तो इसे एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ भी कर सकते हो, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 2, तो x बराबर 1 ये रहा, x बराबर 2 ये रहा, और y की वैल्यू 0 से 2/x, y बराबर 0 क्या होता है आपका x एक्सिस। ठीक है, और y बराबर 2/x आपका क्या होता है, y बराबर 2/x फ्रेंड्स आप देखोगे तो आपका इस तरीके से एक हाइपरबोला बनेगा। तो 1 वैल्यू रखोगे तो क्या आएगी 2, ठीक है,
और 2 वैल्यू रखोगे तो क्या आंसर आएगा 1। तो आप देख सकते हो कि आपका जो एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन है वो कैसा बनेगा, ऐसा। क्योंकि बाहर में क्या लिख रहा हूँ x, तो अब जब मैं अपने रीजन में लाइन डालूंगा तो इस तरीके से डालूंगा। तो मैं 1 से लेकर 2 तक मूव कर रहा हूँ। एंटर कहाँ से हो रहा हूँ, x एक्सिस यानी y बराबर 0। एग्जिट कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से, मतलब y बराबर 2/x। तो ये आपका प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो मैं इस प्रोजेक्शन को यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इस प्रोजेक्शन के ऊपर आपको ये वाला वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जो जो z बराबर 0 और z बराबर x सरफेस के बीच में है। तो आप कहाँ से एंटर कर रहे हो, z बराबर 0 से, तो लोअर लिमिट 0। कहाँ से एग्जिट कर रहे हो, z बराबर x से, तो अपर लिमिट x। जब भी हम फर्स्ट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन dz लिखते हैं तो हम नीचे से ऊपर आते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो नीचे से ऊपर मतलब नेगेटिव z एक्सिस से पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ आते हैं। तो हम z बराबर 0 से एंटर करें और z बराबर x से क्या कर गए, एग्जिट, सिंपल। अब एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन, यहाँ पे तो आपको मेहनत करनी नहीं है। आप देखो आउटर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, x। तो x की लिमिट क्या होंगी, न्यूमेरिकल। तो 1 से लेकर 2 मैंने लिमिट लगा दी। अब जो y की लिमिट है वो 0 से 2/x हमने रख दी। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये क्या है, इस ऑप्शन की ज्योमेट्रिक फीलिंग। तो ये भी आपको मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट ऑप्शंस। तो जो भी हमारे नेक्स्ट ऑप्शंस हैं उनके अंदर हमें फर्स्ट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, y, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं बी ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। अब हम लिखते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन dy dz dx, ठीक है। अब देखो जब आप 3D में डायग्राम बनाओगे फ्रेंड्स तो आप किस तरीके से बनाओगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ठीक है। अब y बराबर g1xz ये आपका एक सरफेस होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो ये मेरा एक सरफेस बन गया, ये क्या है, g1xz, ठीक है। और दूसरी सरफेस मैंने यहाँ बना दी, इसको मैंने नाम दे दिया g2xz, सिंपल। और ये प्रोजेक्शन क्या है, एक्स वाई, सॉरी, अब मैं प्रोजेक्शन कहाँ देखूंगा, एक्स जेड प्लेन में। सपोज करो ये आपका प्रोजेक्शन है एक्स जेड प्लेन में। इस प्रोजेक्शन के ऊपर आपको इन दोनों सरफेसेस का बीच का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसका आप फॉर्मूला कैसे लिखोगे, अब देखो, अब आप नेगेटिव वाई एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ बढ़ोगे। क्यों बढ़ोगे, क्योंकि आपका फर्स्ट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन वाई है। तो आप यहाँ से एंटर कर रहे हो, तो g1xz से आप क्या कर रहे हो, एंटर। और एग्जिट कहाँ से कर रहे हो, यहाँ से g2xz से, तो g2xz। और जो आपका zx प्लेन पर प्रोजेक्शन है उसको आप d लिख दो। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि g1xz का काम कौन कर रहा है, g2xz का काम कौन कर रहा है, और d प्रोजेक्शन हमारा क्या है। तो ये तो था फ्रेंड्स हमारा बेसिक जो मैं थ्योरी में पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बार रिवीजन करवा दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा इस क्वेश्चन में। अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं हमारे क्वेश्चन का। ये हमारी एक्स एक्सिस, फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम ही ड्रॉ करो, बट आपको अगर सरफेसेस का पता चल गया कि प्रोजेक्शन कैसा दिख रहा है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा ट्रिपल इंटीग्रल dy dz dx, ठीक है। पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे dz dx के ऊपर, फिर हम dx dz पर बाद में आएंगे। यहाँ dx dz है ना, तो सबसे पहले dz dx के बारे में बात करते हैं। आपको y की लोअर लिमिट क्या दी हुई है, y बराबर 0। तो y बराबर 0 का मतलब होता है आपका xz प्लेन, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट सरफेस। तो यहां से हमें क्या करना है, एंटर। अब एग्जिट सरफेस कौन सी है, y बराबर 2/x, ठीक है। y बराबर 2/x, ऐसे तो एक्स वाई प्लेन में क्या होता है हम जानते हैं सभी, ये हाइपरबोला जो मैंने आपको बताया था। बट यहाँ पर देखो फ्रेंड्स आप कि यहाँ पर y बराबर 2/x, यहाँ z गिवन ही नहीं है, तो z में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं इस हाइपरबोला को, जो हाइपरबोला की मेरी एक ब्रांच है, ठीक है, ये एक ब्रांच है, तो इस कर्व को मैं ऊपर और नीचे क्या करा सकता हूँ, मूव। तो जब आप इसको ऊपर और नीचे मूव करवाओगे तो आपको इस तरीके से क्या मिल जाएगी, सरफेस। और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक सिलेंडर। हाइपरबोलिक सिलेंडर क्यों बोला फ्रेंड्स, देखो हाइपरबोला नाम आया
क्योंकि ये 2D में क्या था, हाइपरबोला, हाइपरबोलिक। अब सिलेंडर नाम क्यों दिया, क्योंकि फ्रेंड्स आप देखो यहाँ पर एक वेरिएबल गिवन ही नहीं है। जब भी एक वेरिएबल गिवन नहीं होता तो जो हमारा कर्व है वो 3D के अंदर सिलेंडर में चेंज हो जाता है। तो ये मेरा हो गया हाइपरबोलिक सिलेंडर, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया y इक्वल टू 2/x। अब फ्रेंड्स ये जो y बराबर 2/x है ना, देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो एक ब्रांच तो ये होती है हाइपरबोला की, और x नेगेटिव y नेगेटिव एक ब्रांच ये होती है। तो ये वाली जो ब्रांच है ना वो मैंने यहाँ पर बनाई है पॉजिटिव वाली। नेगेटिव वाली में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर x पॉजिटिव है, और जब आप x पॉजिटिव रखोगे तो y भी पॉजिटिव आएगा और z भी पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि हमें नेगेटिव वाली ब्रांच को कंसीडर नहीं करना है। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स कितनी सारी ज्योमेट्री यहाँ पर हिडन है इस क्वेश्चन के अंदर। मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूं ट्रिपल इंटीग्रल के, ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। तो आप यहाँ से एंटर कर रहे हो, ठीक है। तो आपने एंटर करा एक्स जेड प्लेन से, एक्स जेड प्लेन मतलब y बराबर 0। और फ्रेंड्स जितना अच्छा सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा ना, मतलब वो सफिशिएंट होगा एग्जाम में आपको नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। अब देखो हमारा एग्जिट कहाँ से होगा, 2/x से, ठीक है, 2/x। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वही काम आ रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अब बस हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन देखना है कि किस प्रोजेक्शन के ऊपर काम करना है। तो जेड एक्स प्लेन में कुछ प्रोजेक्शन होगा, जैसे सपोज करो ये प्रोजेक्शन है, तो इस प्रोजेक्शन के ऊपर इन दोनों के बीच का वॉल्यूम निकालना है। अब फ्रेंड्स ये जो प्लेन है ना, ये एक्स जेड प्लेन और ये सिलेंडर, ये आपस में दूर दूर है, देखो इतने दूर है। वो यहाँ पर आपको पेज पर ऐसा लग रहा है कि ये पास पास है, लेकिन ये दूर है। इन दोनों के बीच का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अगर मैं और ज्यादा इसको डायग्राम को आपको जूम करके दिखाऊं, तो देखो ये हमारा प्लेन है और ये हमारी सरफेस है, ठीक है। ये प्लेन है, z बराबर 0 और ये है y बराबर 2/x। इन दोनों के बीच का हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। किस प्रोजेक्शन के ऊपर, इस वाले प्रोजेक्शन के ऊपर जो मैंने ग्रीन ग्रीन किया हुआ है। अब जो ग्रीन ग्रीन किया हुआ है उसको हम कैसे लिखेंगे, अब आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो ग्रीन ग्रीन किया हुआ है उसको हम लिखते हैं। तो जो प्रोजेक्शन है जेड एक्स प्लेन पर, आप देखो x की वैल्यू 1 से लेकर 2। हम जानते हैं कि जो आउटर लिमिट्स है वो न्यूमेरिकल होती है, तो 1 से लेकर 2 रख दी। अब y का, अब देखो z का लिमिट 0 से x, ठीक है, तो z को हमने 0 से x रख दिया। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं एक्स जेड प्लेन के ऊपर, सिंपल। तो ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी z एक्सिस। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आपको x की वैल्यू 1 से लेकर 2 रखनी है। तो x बराबर 1 आपका ये रहा और x बराबर 2 आपका ये रहा। अब z की वैल्यू 0 से लेकर x। अब zx प्लेन में जो आपका z बराबर 0 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस, ठीक है। ये x एक्सिस होगा आपका, तो ये हमारी x एक्सिस, ये z बराबर 0, ये z बराबर 0, और आपका z बराबर x क्या होगा, ये तो एक हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये मैंने z बराबर x बना दिया। 1 पर आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, और 2 पर वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 2। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो फ्रेंड्स कि बाहर क्या लिखा हुआ है, dx। तो मैं अपने रीजन में कैसे लाइन डालूंगा, ऐसे। इस लाइन का क्या मतलब होता है, x की वैल्यू फिक्स कर दो, ठीक है। और x को कहां से कहां तक मूव कराना है, 1 से लेकर 2 तक। तो ये x बराबर 1, ये x बराबर 2, इन दोनों के बीच में रहना है। और कहां से शुरुआत करनी है, z बराबर 0, मतलब यहाँ से एंटर करना है x एक्सिस। एग्जिट कहां से करना है, z बराबर x, यानी इस लाइन से एग्जिट करना है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो है बीच वाला जो है, ये d नाम दे देता हूं, ये मेरा प्रोजेक्शन आ गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी के ऊपर और ऑप्शन नंबर डी के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी और डी में क्या गिवन है फ्रेंड्स, आपका dy है, ठीक है, पहला। तो y की लिमिट्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम देखते हैं dz dx की जगह उसने dx dz लिख दिया। तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अब तो ये आपका डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। तो अब मैं आउटर लिमिट्स चेंज कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर dz, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं dx और यहाँ लिख देता हूँ dz। जो सबसे बाहर वाला है ना, आप याद रखना इसकी लिमिट्स हमेशा न्यूमेरिकल होती है। तो अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स आप कि
अगर मैंने बाहर क्या लिख दिया डी जेड, तो अब मैं अपने जो रीजन है ना उसमें लाइन डालूंगा ऐसे, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, अब यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स कि आप अपने रीजन में एंटर कहाँ से हो रहे हो, आप एंटर हो रहे हो इस वाली लाइन से, ठीक है। एक बार तो इस वाली लाइन से एंटर हो रहे हो। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो फ्रेंड्स कि जब मैं इस लाइन को नीचे मूव करवाऊंगा, मैंने अगर यहाँ पे लेके आ गया इस लाइन को, मैं ग्रीन से बनाता हूँ, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर लेके आ गया तो मैं किससे एंटर करूंगा, तब मेरी एंट्री होगी ये जो आप लाइन देख रहे हो ना इस लाइन से। तो बेसिकली आपने लाइन डाली ऐसे, और आपको पता है कि आपका रीजन कवर करने के लिए इस लाइन को 0 से लेकर 2 तक मूव करवाना पड़ेगा, सिंपल। क्योंकि हमारा जो ये रीजन बन रहा है यहाँ पर जेड की वैल्यू 0 से 2 है, तो जेड की लिमिट में तो कोई डाउट नहीं है। अब हम आते हैं एक्स के ऊपर, ठीक है। तो अब देखो फ्रेंड्स कि आप जब 1 से ऊपर चले जाते हो, ठीक है, z बराबर 1 से ऊपर चले जाते हो, तब तो आप किससे एंटर करते हो, z बराबर x से। जब आपकी वैल्यू z की वैल्यू 1 से लेकर ज्यादा होती है, z इक्वल्स टू मोर देन 1 लिख देता हूं मैं, ठीक है। z इज मोर देन 1 तो आप z बराबर x से एंटर करते हो। और जब आपका z लेस देन 1 है तो आप कहां से एंटर करते हो फ्रेंड्स, जब आपका z लेस देन 1 है तो आप इस लाइन से एंटर करते हो, ये क्या है x बराबर 1। तो जब आपका z लेस देन 1 है तो आप x बराबर 1 से एंटर करते हो। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो फ्रेंड्स कि क्या मैं यहाँ x की लोअर लिमिट 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि आप x बराबर 1 से 0 से 1 के बीच में ही तो एंटर कर रहे हो, 0 से लेकर 2 तक थोड़ी ना एंटर कर रहे हो। ये तो बोल रहा है कि 0 से लेकर 2 तक आप x बराबर 1 से एंटर कर रहे हो। तो हमने अगर आउटर लिमिट 0 से लेकर 2 रख दी तो हम x की लोअर लिमिट 1 नहीं रख सकते। तो अब हम क्या रखेंगे फ्रेंड्स, अब हमें कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि हम इसकी भी सॉरी फ्रेंड्स ये इरेज हो गया। अब हमें कुछ ऐसा रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि ये z बराबर x की एंट्री पर भी काम कर जाए और ये x बराबर 1 भी रख जाए। तो अब देखो इसने मैक्सिमम ऑफ z1 लिख रखा है। तो मैक्सिमम ऑफ z1 ये फंक्शन हमारा किस तरीके से काम करेगा फ्रेंड्स, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम नया पेज लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि मैं इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करता हूँ क्योंकि पुराना वाला काफी उसके अंदर साइन बन चुका है। तो ये x एक्सिस, ये मेरी z एक्सिस, ठीक है, ये मेरा 1, ये मेरा 2। और आप देख सकते हो कि z बराबर x आपका कुछ ऐसे बनेगा, सिंपल। ये हमारा क्या था, डी डोमेन था जो बनाया था, ठीक है। और ये मेरी 1 लाइन है इस तरीके से, z बराबर 1। और अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे एंटर कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अब इसने देखो अब x की अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट यानी कि हम एग्जिट तो यहीं से करेंगे, सिंपल। तो x बराबर 1 से एग्जिट करना है तो x की अपर लिमिट तो 1 रख दो, सॉरी ये x बराबर 2 है तो x की अपर लिमिट तो आप 2 रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर अपर लिमिट तो 2 है। अब लोअर लिमिट उसने लिख रखा है मैक्सिमम ऑफ z1, ठीक है। अब मैक्सिमम ऑफ z1 इसका क्या मतलब है, अभी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जब हमारा z लेस देन 1 है तो हम कहां से एंटर कर रहे हैं, हम एंटर कर रहे हैं फ्रेंड्स इस वाली लाइन से, ठीक है। आप यहां से एंटर कर रहे हो अपने रीजन में, एंटर कर रहे हैं हम x बराबर 1 से, ठीक है। और जब हमारा z क्या है, ग्रेटर देन 1, जब हमारा z ग्रेटर देन 1 है तो हम एंटर कर रहे हैं x बराबर z से, ठीक है। तो अब आप देखो फ्रेंड्स कि जब आपका z लेस देन 1 है तो मैक्सिमम ऑफ z एंड 1 ये क्या होगा, देखो z तो लेस देन 1 है तो मैक्सिमम ऑफ z एंड 1 क्या होगा आपका 1 होगा, क्योंकि लेस देन 1 और 1 आप इन दोनों में मैक्सिमम देखोगे तो 1 होगा। तो x की लोअर लिमिट हमें 1 ही तो चाहिए थी, तो x इक्वल टू 1 लिखो या फिर मैक्सिमम ऑफ z1 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो z लेस देन 1 में तो हमारा ये फंक्शन क्या कर गया काम, मैक्सिमम ऑफ z1। अब देखो जब z ग्रेटर देन 1 है
तो हमें x इक्वल टू जेड रखना है। तो अब आप देखो मैक्सिमम ऑफ जेड और 1 ये किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल, क्योंकि जेड क्या है ग्रेटर देन 1। तो x की लोअर लिमिट आप जेड लिखो या फिर मैक्सिमम ऑफ जेड 1 लिखो। तो हमारे दोनों ही केसेस में आप x की लोअर लिमिट क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम ऑफ जेड 1। तो अब हमारा ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको x की लोअर लिमिट लिखनी थी, तो लोअर लिमिट लिख दो आप मैक्सिमम ऑफ z1, सिंपल। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स यहाँ पर। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में देता हूँ एक एक्सरसाइज। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से लिमिट सेट करनी है। देखो आपको यहाँ पर लिखना है ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz, ठीक है। यहाँ पर आप लिमिट्स किस तरीके से रखोगे ये आपको मुझे बताना है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका ये 1 मार्क का क्वेश्चन था और ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो आपका बीटा गामा फंक्शन के ऊपर बेस्ड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर भी हर बार क्वेश्चन आता है, या तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर पूछता है, या फिर कोई आपका ट्रिकी क्वेश्चन होता है, या फिर आपका बीटा गामा फंक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो हमारा इस एग्जाम का सबसे सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको बीटा गामा फंक्शन के फॉर्मूले आते हैं तब। फ्रेंड्स आप देखो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा एम एन, इसकी हमारी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx, सिंपल। और यहाँ पर आपका जो m और n है वो ग्रेटर देन 0 हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि अगर आप इस वाले क्वेश्चन को कंपेयर करो तो 0 to 1 आपको x की पावर कितनी दी हुई है 4, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 1। 1 माइनस एक्स की पावर आपको कितनी दी हुई है 5, 5 को मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो ये हमारी जो वैल्यू है वो हो जाएगी बीटा 5 6। अब हमें क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन में हमें बीटा 5 6 इसका इनवर्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इनवर्स का मतलब कुछ नहीं है, बस आपको उसका रेसिप्रोकल लेना है। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो बीटा एम एन है वो हमारा किसके इक्वल होता है, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो यहाँ पर हम m की जगह 5 रख देंगे और n की जगह 6 रख देंगे। तो आपका ये जो बीटा 5 6 है फ्रेंड्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, गामा 5 गामा 6 अपॉन गामा 5 प्लस 6। तो ये हो जाएगा गामा 5 गामा 6 अपॉन गामा 11। अब आप फ्रेंड्स गामा फंक्शन के बारे में एक बात जानते हो कि आपका जो गामा एन है वो n माइनस 1 फैक्टोरियल के इक्वल होता है अगर आपका n क्या हो, नेचुरल नंबर। तो आपका जो बीटा 5 6 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा 5 मतलब 4 फैक्टोरियल और गामा 6 मतलब 5 फैक्टोरियल और गामा 11 मतलब आपका 10 फैक्टोरियल, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, बीटा 5 6 का इनवर्स। इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो। तो बीटा 5 6 का इनवर्स हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। अब आप 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख दो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या हो गया आपका, कैंसिल। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी केवल और केवल कैलकुलेशन बची है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 7, ठीक है, इंटू अब मेरा 8 इंटू 6 बचा है, इसको मैं लिख रहा हूँ 8 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब आप जानते हो फ्रेंड्स कि 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, तो 8 3 जा 24 और 4 फैक्टोरियल ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा 90 इंटू 14। तो 90 इंटू 14 जब आप एवेल्युएट करोगे फ्रेंड्स तो 0 तो यहाँ लिख दिया, 9 4 जा 36 और 3 आपने लिया तो 9 1 जा 9 और 9 प्लस 3 12, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, तो 1260 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हमारा काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स।
ये जो क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, ये आपका समेशन ऑफ सीरीज के ऊपर बेस्ड है। तो समेशन ऑफ सीरीज के ऊपर आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर आप टेलीस्कोपिंग सम के बारे में सोचते हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम के बारे में सोचते हो, आप मैक्लैरिन एक्सपेंशन के बारे में सोचते हो। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स मैंने आपको इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ाई हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैक्लैरिन एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर आप एक बात देखो फ्रेंड्स कि आपको पाई क्यूब, पाई की पावर 5, पाई की पावर 7 इस टाइप से पैटर्न दिख रहा है। तो हम जानते हैं कि साइन एक्स जो हमारा होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस भी साइन है क्वेश्चन में, तो साइन एक्स के मैक्लैरिन एक्सपेंशन में भी अल्टरनेट प्लस माइनस साइन होता है। यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, x बिलोंग्स टू r के लिए ये आपका वैलिड होता है फ्रेंड्स, जो मैक्लैरिन एक्सपेंशन है। यानी कि इसकी जो रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस है वो आपकी इनफिनिट होती है, ये आप चेक भी कर सकते हो। ये सब आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा है। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि एक्स क्यूब अपॉन 3 मुझे इस टाइप का पैटर्न चाहिए। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को करने का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता, एग्जाम में बस आपको क्लिक करना चाहिए। और क्लिक कैसे करेगा, प्रैक्टिस। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं, हम क्या करते हैं एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, कभी एक्स स्क्वायर से करते हैं, कभी डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब से। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, कभी इंटीग्रेट करते हैं, कभी डिवाइड करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हमें काउंट करके चलनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स से। तो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर, यहाँ से 6 हो जाएगा, एक्स की पावर 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 8 अपॉन 7 फैक्टोरियल। और ये इस तरीके से आपका चलता हुआ जाएगा। बट फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी सीरीज में एक्स क्यूब वाली टर्म है, यानी कि पाई क्यूब अपॉन 3 टर्म है, और आपका पाई की पावर 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 टर्म है। अगर आप एक चीज गौर करो फ्रेंड्स, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 ये किसके इंटीग्रेशन पर मिलता है, एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन पर। और एक्स की पावर 5 अपॉन 5 ये मिलता है एक्स की पावर 4 के इंटीग्रेशन पर। तो यानी कि ये चीज आपको क्लिक करनी चाहिए। तो बस अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप एक बार क्या करो फ्रेंड्स, एक्स साइन एक्स को इंटीग्रेट करो। तो एक्स साइन एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे फ्रेंड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, आप जीरो से लेकर एक्स इंटीग्रेट करो। ठीक है, जीरो से लेकर एक्स, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 का एक्स की पावर 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल माइनस, हम आगे इस तरीके से चलते हुए जाएंगे। फ्रेंड्स जो आपको इस सीरीज में ये nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। देखो 3 के बाद 5 आता है क्वेश्चन की तरफ, देखो आप एक बार 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो अब पाई की पावर 2n+1 लिख दी, और -1 की पावर n-1 का मतलब अल्टरनेट जो आपके प्लस माइनस वाले साइन है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद उसने 2n+1 लिख दिया, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल के बाद 3 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल, फिर 2n-1 फैक्टोरियल लिख दिया। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, जो हमें क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेशन गिवन है और जो हमने लास्ट अपनी लाइन में एक्सप्रेशन लिखा है, वहां केवल एक ही अंतर है कि यहाँ पर तो x है। ठीक है, मैं फ्रेंड्स लिमिट्स रखना भूल गया, 0 से x। तो जब आप लिमिट 0 से x रखोगे तो x की जगह x रखोगे तो सेम, माइनस x की जगह 0 रखोगे तो 0, यानी कि आपका ये ही सेम एज इट इज आंसर आ जाएगा जब आप लिमिट 0 से x रखोगे। अब यहाँ पर आप देखो कि आपका जो क्वेश्चन है और ये लास्ट लाइन है, इन दोनों में सारी चीज सेम है, बस यहाँ पाई आ रहा है और यहाँ पर x आ रहा है। ठीक है, 1/2 पाई जो आपका सबसे आगे है, उसे अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो अगर मैं x की जगह पाई लिख दूं, तो ये मेरा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हो 0 टू पाई। ठीक है, मैं इंटीग्रेशन 0 से x की जगह 0 टू पाई कर देता हूँ, किसका, x साइन x का। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा,
अब जो लिमिट्स पहले मैंने 0 से x रखी थी वो मैं 0 से पाई रखूंगा, तो जहां जहां x है वहां वहां पाई रख दो। तो पाई क्यूब बाय 3 माइनस पाई की पावर 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल को मैं पहले लिख देता हूँ, फिर 5 लिख देता हूँ, प्लस पाई की पावर 7 अपॉन 5 फैक्टोरियल को मैं पहले लिख देता हूँ, फिर 7 बाद में लिख देता हूँ, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अब जो हमारा जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1/2 पाई से। तो हम 1/2 पाई क्यूब अपॉन 3 माइनस पाई की पावर 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 प्लस पाई की पावर 7 अपॉन 5 फैक्टोरियल 7, अगर इसकी वैल्यू देखना चाहें तो क्या होगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब तो फ्रेंड्स हम इस इंटीग्रेशन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बस अब आपकी छोटी सी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में बची है। आपके इस क्वेश्चन का आंसर है 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स। कुछ स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में फ्रेंड्स 1/2 पाई को एग्जाम में भूल जाते हैं, फिर उनका रॉन्ग आंसर आ जाता है। तो इसको लिखते हैं हम 1/2 पाई। अब फर्स्ट फंक्शन किसको माने, आइलेट हमारा रूल होता है ना, तो एलजेब्राइक और टिग्नोमेट्रिक, तो एलजेब्राइक को फर्स्ट और टिग्नोमेट्रिक को सेकंड। तो फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 से लेकर पाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन यानी प्लस कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, और ये हो जाएगा आपका dx सिंपल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका आंसर किसके इक्वल आएगा, तो 1/2 पाई। अब यहाँ से देखो आप, एक बार आप क्या रखो, x की जगह पाई रखो, तो पाई टाइम्स माइनस कॉस पाई, माइनस x की जगह 0 रखा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड, साइन x। अब जब आप साइन x में लिमिट 0 से पाई रखोगे तो साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0, तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखो कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, cos n पाई बराबर -1 की पावर n, तो यहाँ से इंप्लाई करेगा कि cos पाई बराबर -1। तो cos पाई कितना होता है, -1, तो माइनस cos पाई, ये +1 हो जाएगा। तो आपका जो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू 1, यानी कि आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 1/2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आप एग्जाम में 0.5 लिख के आओगे। तो फ्रेंड्स ये आपका जो क्वेश्चन है ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन है आपका, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। बेसिकली ये क्वेश्चन रिमान इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है, बट रिमान इंटीग्रेशन जेएम के सिलेबस में नहीं है। तो एग्जामिनर ने जो आपसे एक्सपेक्ट किया होगा वो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप एक बात देखो कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को एरिया अंडर द कर्व से लेते हो, ठीक है। आप क्लोज इंटरवल ए से लेकर बी लो, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए से लेकर बी लो, या फिर ए से ओपन कर दो, बी से क्लोज कर दो, ए से क्लोज कर दो, बी से ओपन कर दो, ए और बी दोनों से ओपन कर दो। इन चारों ही केसेस में एरिया अंडर द कर्व जो है वो आपका सेम आएगा, ठीक है। तो शायद इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को बना दिया। अब ये जो सेम आइडिया है इसको हम ट्रिपल इंटीग्रल में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कि आप यहाँ से जो बाउंड्री वाला पॉइंट है ना 1 1 1, उसको हटा दो, जो आपका डोमेन है। आपका डोमेन है किस तरीके से, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1, तो आप x y z तीनों में से 1 1 1 हटा दो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ये एग्जामिनर ने एक्सपेक्ट किया था। बट अगर आप फ्रेंड्स बेसिकली मुझे बोलोगे सर हम इसको रिगरसली समझना चाहते हैं, तो मैं आपको रिगरस इस क्वेश्चन को बताता हूँ, ठीक है। आपको फर्स्ट आइडिया तो समझ में आ गया ना, फर्स्ट आइडिया क्या था, बाउंड्री पॉइंट 1 1 1 हटा दो, तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो क्या होगा, 0, क्योंकि 0 से 1 में 1 हटा दिया तो 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर y भी 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर z भी 0, तीनों का समेशन भी 0, तो आपका आंसर भी 0, ठीक है। ये तो हमारा था बेसिक, जो मुझे लगता है कि एग्जामिनर ने एक्सपेक्ट किया होगा। बट फ्रेंड्स मैं आपको इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा भी बताना चाहता हूँ, ताकि क्वेश्चन अगर मॉडिफाई होके आ जाए तो भी आप सॉल्व कर सको। अगर फ्रेंड सपोज करो कि आपको क्लोज इंटरवल a से लेकर b पर एक फंक्शन क्या दिया हुआ है, f कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन f है उसको हम बोलते हैं
रिमान इंटीग्रेबल ओवर ए बी, ठीक है, ओवर ए बी। तो आपका ये जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन ओवर द डोमेन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन ए टू बी माइनस एस। एस का मतलब क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ए टू बी। अगर आप ए टू बी में से फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हटा दोगे तो भी आपके ये दोनों इंटीग्रेशन है इनकी वैल्यू सेम आएगी। अब फ्रेंड्स देखो, क्लोज इंटरवल ए टू बी के ऊपर आपका एफ कंटिन्यूअस है तो भी आपका फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है, और अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, एफ इज डिसकंटिन्यूअस बट फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर उसके पास केवल फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होना तो भी आपका फंक्शन क्या होता है, रिमान इंटीग्रेबल। तो भी आप इस तरीके से लिख सकते हो कि आपका जो क्लोज इंटरवल ए टू बी के ऊपर इंटीग्रेशन है वो सेम होगा अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हटा देते हो। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आप मेजर थ्योरी में पढ़ोगे आईआईटी में जाके। तो इस क्वेश्चन में फिर भी मैं आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखो, अब आप एक एक इंटीग्रेशन को यहाँ पर सॉल्व करो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है, इजी क्वेश्चन है हमारा। अब देखो, ट्रिपल इंटीग्रेशन, सबसे पहले हम इनर इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर z dx, ठीक है, बाहर वालों को एज इट इज रख दो, dy dz। हम 0 से लेकर 1 के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये तो एक मेरा कांस्टेंट है, इसको मैंने k नाम दे दिया क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो y और z को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। तो अब आप देखो, जो आपका k प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है, ये आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो मैं क्लोज इंटरवल 0 से 1 के ऊपर इसको रिमान इंटीग्रेबल बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के ऊपर केवल फाइनाइट पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है। फाइनाइट मतलब एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है, x इक्वल टू 1। तो इसका जो रिमान इंटीग्रेशन है आप क्लोज इंटरवल 0 टू 1 के ऊपर निकालो, या फिर क्लोज इंटरवल 0 टू 1 में से फाइनाइट पॉइंट्स हटा दो। तो मैंने एक पॉइंट हटा दिया बाहर वाला 0 टू 1, तो वो मेरा आंसर क्या आएगा, सेम, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस k, इसका इंटीग्रेशन 0 टू 1 के ऊपर क्या आएगा, 0 टू 1 मतलब मैंने अब ये वाला लिया है, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर इसका इंटीग्रेशन सेम आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। अब देखो, यहाँ पर मैं ये वाली डोमेन ले रहा हूँ, ठीक है। इस वाली डोमेन के ऊपर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लोज 0 ओपन 1, ठीक है। जो हम ऐसे लिखते हैं ये वाला क्लोज 0 टू 1 इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि k प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका ग्राफ क्या होगा, ये k के इक्वल होगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा k होगा। तो अब आप देख सकते हो कि क्लोज 0 ओपन 1, यहाँ पर आपका पूरा एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, 1, क्योंकि ये क्या बन जाएगा हमारा, रेक्टेंगल, जिसमें से ये वाला जो लास्ट वाली लाइन है वो हमारी नहीं है। तो इसको आप बोल सकते हो कि इसका आंसर आएगा k। k हमारा क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर z। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर z, अब इसको 0 टू 1 0 टू 1 dy dz। अब सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट, ठीक है। हमारा आंसर आया था k, ठीक है, तो k हमारा ये रहा। अब आप देखो कि अब आप इनर इंटीग्रल को एवेलुएट करो, ठीक है। तो इनर इंटीग्रल को एवेलुएट करोगे तो मॉड जेड को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे, तो इसको मैंने k डैश नाम दे दिया। अब जो k डैश प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y है, k डैश प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y, अब यहाँ पर आप क्लोज इंटरवल 0 टू 1 के ऊपर देखोगे तो ये फंक्शन के ऊपर क्या है, एक ही डिसकंटिन्यूटी है, और वो क्या है, y इक्वल टू 1। तो आप सेम पिछला वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका जो इनर इंटीग्रल है वो इस बार क्या आ जाएगा, k डैश, और k डैश हमने क्या माना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर z। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर z का 0 से लेकर 1 इंटीग्रेशन क्या होगा, 0, ठीक है। तो आप ऐसे भी 0 लिख सकते हो, आप दोनों ही तरीके से 0 लिख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2 मार्क्स का
क्वेश्चन है ये आपका लेबनिट्ज रूल के ऊपर बेस्ड था, और लेबनिट्ज रूल के ऊपर आईआईटी जेम में हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी पूछा गया था। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स आप कि y डैश एक्स आप किस तरीके से लिखोगे अगर आपका फंक्शन इस तरीके से गिवन हो। x ग्रेटर देन 0 इसने इसलिए दिया है ताकि आपका रूट x डिफाइन हो सके। अब हमारा जो y ऑफ x है वो क्या है, इंटीग्रेशन अंडर रूट x से लेकर x e की पावर t अपॉन t dt, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप y डैश x लिखोगे तो सबसे पहले आप एक काम करो, जो आपकी अपर लिमिट है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा 1। जहां जहां पर t है वहां वहां x लिख दो, तो e की पावर x अपॉन x माइनस रूट x को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन ट्वाइस रूट x। जहां जहां पर भी t है इंटीग्रैंड में वहां रूट x लिख दो, e की पावर रूट x अपॉन रूट x, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसकी एवेल्युएट करनी है, y डैश 1 की, तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या लिख दो 1। तो आपका जो y डैश 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 मल्टीप्लाई बाय e अपॉन 1 माइनस का 1 अपॉन 2 e अंडर रूट 1 क्या होता है 1 e अपॉन 1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा e माइनस e बाई 2। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा e बाई 2। और आपको एग्जाम में क्या गिवन होता है, कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर से वैल्यू एवेल्युएट करके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो ये हमारा काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स।